Good morning, students. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter 1, Relations and Functions. So first of all, we will study about relations. But before studying about relations, there are few basic terms and we should know about these basic terms. So the first basic term is ordered pair. So we will study about ordered pair. Okay. So what is ordered pair? Ordered pair क्या है? So students, you can see like this: A, B. It is an ordered pair. You can see here are two elements A and B. It is a pair of two elements A and B, but its name is ordered. So here order matters. Okay. So here A and B are two elements and these are separated by comma and are enclosed in parenthesis. But here order matters. Here A is at the first position and B is at the second position. ओके तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा, टू एलिमेंट्स होंगे, टू एलिमेंट्स का पेयर होगा, ठीक है, कोमा से सेपरेट किया हमने एंड पैरेंथेसिस में इंक्लोज्ड है, बट हेयर ऑर्डर मैटर्स. ओके, ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है तो हेयर ए इज नोन एज फर्स्ट एलिमेंट. सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो जिसे मैं फर्स्ट पोजीशन पे लिखूंगी that will be first element. Okay, and B is at the second position, that's why here B is second element. तो here B is second element. तो because यहाँ पे पोजीशन मैटर कर रही है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, that's why it is called ordered pair. Similarly, if I write BA, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ B, A, now पोजीशन चेंज हो गई. Okay, now B is at the first position, A is at the second position. So now in this ordered pair, B is first element and A is second element. So therefore this ordered pair is not equal to this ordered pair because elements की जो positions हैं वो interchange हो गई हैं. Yes, AB ordered pair, B ordered pair के equals केवल उसी condition में होगा when A is equal to B. Otherwise in general AB is not equal to BA. तो इट्स वेरी सिंपल. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, आपके पास टू एलिमेंट्स होंगे, कॉमा से आपने सेपरेट किया है उनको, पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है एंड उनकी जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पे मैटर करेंगे. उनका जो ऑर्डर है जिसको आप फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड द एलिमेंट जो कि सेकेंड पोजीशन पे आप लिखेंगे दैट एलिमेंट विल बी सेकेंड एलिमेंट. ओके, सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर एंड टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी. ठीक है, इफ ए बी एंड सी डी आपके पास टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो बोथ आर इक्वल. दोनों इक्वल कब होंगे, क्या कंडीशन होगी दोनों के इक्वल होने के लिए, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी इफ दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो. ओके, एंड सेकेंड अगर दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है, हम उसी कंडीशन में कहेंगे कि दिस ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट आपके पास एक बड़ी छोटी सी बेसिक सी टर्म थी ये ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट ऑर्डर्ड पेयर. ओके, नेक्स्ट वी कम टू अवर नेक्स्ट टर्म हमारी जो है, जो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसके बारे में हमें रिलेशन पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके, so what is Cartesian product of two sets? Now, first of all, टू सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो जो दोनों सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए. ओके, उसमें से कोई एक सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए या दोनों सेट्स एम्प्टी नहीं होने चाहिए, दोनों ही सेट्स हमारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए. ठीक है, तभी दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट सपोज हमारे पास टू सेट्स हैं ए एंड बी. मान लीजिए यहाँ पर दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है. तो सबसे पहले इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से हम शो करते हैं, वो नोटेशन है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. नाउ व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, होता क्या है, व्हाट इज ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होगी, तो लुक हियर, ए क्रॉस बी is defined as
set of all ordered pairs AB where A belongs to A and B belongs to B. ओके तो स्टूडेंट्स A क्रॉस B को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये एक सेट होता है. ओके और इस सेट में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट A सेट का एलिमेंट होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो B सेट का एलिमेंट होगा. ओके तो वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, दैट इज A क्रॉस B इज डिफाइंड एज ए सेट. ठीक है तो ये मैंने सेट की फॉर्म में लिख लिया. इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी. इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी होंगे, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी होंगे सच डैट, ठीक है इस कॉलम का मतलब हो गया सच डैट जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए से. ओके एंड सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट बी है वो आपका बिलोंग करेगा कैपिटल बी से. तो A क्रॉस B is defined as set of all ordered pairs AB where first element A belongs to set A and second element small b belongs to set B. Okay students, similarly students जैसे अभी हमने A क्रॉस B डिफाइन किया, ठीक है ऐसे हम B क्रॉस A भी डिफाइन कर सकते हैं. B क्रॉस A सिमिलरली B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, B क्रॉस A सिमिलरली इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. जितने उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने बी लिख दिया है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा. तो आई कैन राइट इट बी कॉमा ए. ओके इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स बी ए होंगे सच डैट जो फर्स्ट एलिमेंट है उस ऑर्डर्ड पेयर का वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी से. ओके एंड जो सेकेंड एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए से. तो इट्स वेरी सिंपल. तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी भी हम यूज कर सकते हैं, बी क्रॉस ए बी. ओके ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी. तो ए क्रॉस बी में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनका फर्स्ट मेंबर ए से बिलोंग करेगा, सेकेंड मेंबर सेट बी से बिलोंग करेगा. और बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनका फर्स्ट मेंबर अब कैपिटल बी से बिलोंग करेगा और सेकेंड मेंबर कैपिटल ए से बिलोंग करेगा. ओके तो स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ठीक है एग्जांपल्स की हेल्प से इसको और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सेट ए है, सपोज हमारे पास कोई सेट ए है, एक सेट ए 1 2. ओके एंड एक सेट बी है हमारे पास 3 4 एंड वी वांट टू राइट ए क्रॉस बी. हम ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखते हैं. तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो बाय डेफिनेशन हमने इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करे और सेकेंड एलिमेंट बी से बिलोंग करे. ओके तो हमारा ए सेट है 1 2 और हमारा बी सेट है 3 4. तो इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे जिनका फर्स्ट मेंबर ए का होगा और सेकेंड मेंबर बी का होगा. तो सबसे पहले आप ए का कोई एक मेंबर उठा लीजिए, यहाँ से 1 उठा लीजिए और 1 को आप बी के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना लीजिए. तो पहले 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 3. नेक्स्ट 1 का फिर बी के दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 4. ठीक है दो ही एलिमेंट थे तो 1 के साथ दो पेयर बन गए 1 3 1 4. सिमिलरली 2 के साथ बनाएंगे तो 2 3 2 3 एंड नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 2 4. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. ठीक है तो आपने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिख दिया यहाँ पे. तो कैसे लिखा आपने वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए जिनका जो फर्स्ट मेंबर है वो ए का है और जिनके सेकंड जो मेंबर्स हैं वो बी के हैं. तो हमने ए का फर्स्ट मेंबर पहले 1 लिया, 1 के बी के सभी एलिमेंट के साथ पॉसिबल पेयर्स बना दिए 1 3 1 4. सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के साथ बी के सेकंड एलिमेंट बी के एलिमेंट्स को लेकर पॉसिबल पेयर्स बना दिए 2 3 2 4. तो आपके पास बहुत इजी है, आपने ए क्रॉस बी लिख दिया. सिमिलरली अगर आपको बी क्रॉस ए लिखना है तो वहां पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो आप फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे वो सेट बी के लिखेंगे क्योंकि बी क्रॉस ए हो गया. ओके तो अब जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका फर्स्ट मेंबर बी का होगा और सेकेंड मेंबर ए सेट का होगा. तो राइट डाउन लिखते हैं कैसे लिखेंगे. तो अब बी के मेंबर्स को पहले लेकर चलेंगे, 3 को पहले लेंगे तो 3 के ए के साथ पॉसिबल पेयर्स बना देंगे. तो ये बन जाएगा आपके पास 3 1. ओके नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपके पास 3
2। सिमिलरली 4 के साथ बनाएंगे तो 4 1, ओके, और नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 4 2। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी बहुत इजी है। जो ए क्रॉस बी के जो आपके मेंबर्स बने थे बी क्रॉस ए में, बस उसके उल्टे बन गए हैं सभी। जैसे 1 3 था तो 3 1 हो गया, 1 4 था तो 4 1 हो गया, 2 3 था तो 3 2 हो गया, 2 4 था तो 4 2। तो सब कुछ इजी है, बिल्कुल सिंपल है। बस ए क्रॉस बी में जो आप ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे उनका फर्स्ट मेंबर ए सेट का मेंबर होगा, सेकेंड मेंबर बी सेट का होगा। और बी क्रॉस ए में फर्स्ट मेंबर जो होगा वो बी सेट का मेंबर होगा और सेकेंड मेंबर जो सेकेंड होगा वो ए सेट का मेंबर होगा। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। आप बड़ी आराम से किन्हीं भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, 1 2 3 4। और बी क्रॉस ए में भी आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स को लेकर भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले भी एक दो एग्जांपल्स और करके देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए और हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो लेट अस सी। तो सपोज आपके पास एक सेट ए है और उसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ओके। और एक सेट बी है आपके पास और उसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 and 6। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वी वांट टू राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने लिखना है। तो आगे वैसे बिल्कुल वेरी सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ए का, सेकेंड मेंबर बी का। तो पहले ए के फर्स्ट मेंबर को लेके चलेंगे, बी के साथ मेंबर्स के साथ पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे। तो इट विल बी 1 4, नेक्स्ट क्या बनेगा 1 6, ओके। सिमिलरली 2 के साथ बनाएंगे तो 2 4 2 6, राइट। सेम फिर 3 के साथ 3 4 3 6, 3 4 3 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल। आप बड़ी इजीली अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप उसके जो मेंबर्स हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए के पहले मेंबर्स 1 के साथ पॉसिबल पेयर्स बनाए, 1 4 1 6, 1 4 1 6, फिर 2 के साथ 2 4 2 6, एंड देन 3 के साथ 3 4 3 6। चलिए, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन के लिए दोनों सेट्स आपके पास नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास एक सेट सपोज आपको गिवन है 1 2 और एक सेट बी आपके पास है 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट एम्प्टी हो गया, मैंने बी को ले लिया, ए भी हो सकता था, दोनों भी एम्प्टी हो सकते हैं। तो उस केस में आप लिखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कंडीशन क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपके जो दोनों सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ यहाँ पे मैं एक और रिजल्ट की बात करूंगी कि सपोज आपके पास अभी एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराया था, उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी हमने एक सेट ए लिया था 1 2 और एक सेट हमने बी लिया था यहाँ पे 3 4, ओके। तो यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी अभी आपको बताया था कि हमने किसके इक्वल लिखे थे, उसके जो एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट हमने अभी डिस्कस करे थे 1 3 1 4 2 3 2 4, ओके। एंड सिमिलरली बी क्रॉस ए में हमारे पास एलिमेंट्स आ गए थे 3 1 3 2 4 1 4 2। चलिए स्टूडेंट्स, ये अभी जो मैंने फिर से मैंने एग्जांपल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ एक रिजल्ट डिस्कस करना चाहती हूँ उसकी हेल्प से। आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी क्रॉस ए में भी आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को लेके हमारे पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट अभी हम देखेंगे। रिजल्ट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। Similarly, number of elements in B cross A is equal to number of elements in B multiplied by number of elements in A. So, we can see number of elements in A cross B is equal to number of elements in B cross A. तो number of elements in A cross B किसके इक्वल होता है, number of elements in A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है आप उसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल अप्लाई हो रही है
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो आपके पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। और इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 2 हैं। तो वी कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं ऊपर अपने एग्जाम्पल से कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? टोटल 4 हैं। ओके। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। बी सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो 2 इंटू 2 आपके पास ये वेरीफाई हो रहा है 4 इज इक्वल टू 4। तो एक रिजल्ट है आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन सी कि जो बी क्रॉस है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 ही है। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस से आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओके। तो यहां से आपके पास ये रिजल्ट आ गया जो कि आपने हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी is equal to number of elements in B cross A. It means both A cross B and B cross A both are equivalent sets. तो दोनों सेट्स कैसे सेट्स होंगे? इक्वलेंट सेट्स होंगे। स्टूडेंट्स आपको याद होगा आपने इक्वलेंट सेट्स की डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई है। इक्वलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके एग्जाम्पल में जो ए क्रॉस बी है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, बी क्रॉस ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, दोनों में सेम है। इट मीन्स बोथ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वलेंट सेट्स। ओके, चलिए इसी में और आगे बात करते हैं। सपोज आपके पास सपोज एक सेट आपके पास ए है, ए set of natural numbers, and set of natural numbers you know it is an infinite set. ये एक infinite set है, ओके। एंड एक सपोज आपके पास एक सेट है बी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो ए क्रॉस बी आप बड़ी इजली आप इसको कर सकते हैं डिफाइन, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो नेचुरल नंबर होगा और जो सेकेंड मेंबर है वो एक रियल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे जो ए क्रॉस बी बनेगा वो आपके पास एक इन्फानाइट सेट बनेगा, बिकॉज ए भी यहाँ पे एक इन्फानाइट सेट है, बी भी यहाँ पे एक इन्फानाइट सेट है। तो अगर ए और बी में से कोई एक इन्फानाइट सेट हो जाए या दोनों ही इन्फानाइट सेट हो जाएं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक इन्फानाइट सेट होगा और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ए क्रॉस बी में वो आपके पास क्या होंगे? इन्फानाइट, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए भी क्या होंगे? इन्फानाइट। राइट स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर दोनों आपके पास सेट्स फाइनाइट हैं देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए विल बी फाइनाइट। बट इन केस कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट है या दोनों सेट्स इनफाइनाइट हैं तो उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू अवर मेन टॉपिक, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन की अगर हम बात करें, अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट रिलेशन। सो व्हाट इज रिलेशन? ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन इन मैथ्स हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो रिलेशन वर्ड की बात करें, तो रिलेशन की बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। वो रिलेशनशिप ब्रदर का भी हो सकता है, डेट रिलेशनशिप मे बी ऑफ सिस्टर, मे बी ऑफ फ्रेंड, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। लेकिन यहां बात कर रहे हैं रिलेशनशिप इन मैथ्स, मैथमेटिक्स। अगर हम रिलेशन की बात करें तो मैथ्स में रिलेशनशिप किन के बीच में होगा? डेट विल बी इन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू सेट्स। ओके, तो दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है, दो नंबर्स के बीच में रिलेशन हो सकता है, लेस देन का रिलेशन हो सकता है, ग्रेटर का रिलेशन हो सकता है, एक नंबर दूसरे नंबर से लेस हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, और भी रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइन्स, अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइन्स की बात करूं तो टू लाइन्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं?
टू लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स की बात करूं तो सबसेट का रिलेशन हो सकता है, ठीक है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो इस तरीके से मैथ्स में भी दो नंबर्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में, दो सेट्स के बीच में रिलेशन हो सकते हैं। ओके, जैसे कि हम जनरल लाइफ में बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। ओके, नाउ तो क्या होता है रिलेशन मैथ्स में? मैथ्स में यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव ए सेट ए। एक सेट ए है हमारे पास, 1 2 3 4, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4। ओके, एंड एक सेट बी है 2 3 6। ओके, तो वी हैव टू सेट्स, ए में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और बी में आपके पास हैं 3 एलिमेंट्स, 2 3 6। ओके, तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलेशन अगर हमें समझ में आएगा तभी हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, ए 1 2 3 4, बी हमारे पास एक सेट है 2 3 6, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक रिलेशन है, यहाँ पे मैंने रिलेशन ले लिया है, रिलेशन इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो रिलेशन मेरे पास है, रिलेशन का नेम है, कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही, रिलेशन इज greater than, greater than। ओके, तो रिलेशन का नेम हो गया ग्रेटर देन। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास टू सेट्स हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपका फ्रॉम ए टू बी भी हो सकता है, और रिलेशन आपका फ्रॉम ए टू बी भी हो सकता है, ए टू बी भी हो सकता है, एंड फ्रॉम बी टू ए भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए में, ये बी टू ए का क्या मतलब है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, तो हमारा रिलेशन है, रिलेशन इज ग्रेटर देन। ओके, सेट हमारे पास है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की बात करूंगी पहले, फिर बाद में बात करूंगी बी टू ए की। तो रिलेशन इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि अभी जो मैं रिलेशन यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ठीक है, और उसमें मैं जो ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे लिखूंगी, ओके, उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से ग्रेटर होगा। ओके, ठीक है, उसमें जितने भी मैं ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगी, जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से ग्रेटर होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखूंगी। ओके, तो जब हम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखेंगे तो उसमें हम वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे जिनका फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से ग्रेटर होगा। अब क्योंकि ए टू बी रिलेशन है, ठीक है, तो उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगी उनका फर्स्ट मेंबर सेट ए का मेंबर होगा। ओके, और जो सेकंड मेंबर है वो बी सेट का मेंबर होगा। और मुझे ये ध्यान में रख के ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं कि जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखना शुरू करते हैं, जो हमारा सेट ए है, सेट ए को देखेंगे। सेट ए में अगर मैं वन से पहले शुरू करूं तो वन का मैं बी के किसी भी मेंबर के साथ कोई पेयर नहीं बना सकती, क्योंकि वन छोटा है सभी से, 2 से भी, 3 से भी, 6 से। और मेरा रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन रिलेशन है, ग्रेटर देन, और रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगी उनका फर्स्ट मेंबर सेट ए का मेंबर होगा, और जो सेकंड मेंबर है वो हमारा बी का मेंबर होगा। ठीक है, तो 1 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। चलिए फिर 2 के साथ शुरू करते हैं। 2 के साथ भी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि 2 2 2 3 2 6, तो जो 2 है बी के सभी मेंबर से या तो इक्वल है या फिर छोटा है। फिर 3 से शुरू करते हैं। 3 2 बन सकता है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 2 3 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 2। ओके, नेक्स्ट 3 का किसी और के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि 3 का 2 के साथ ही बनेगा। 3 2 3 3 इक्वल हो जाएंगे 3 6 में, जो 3 है वो 6 से छोटा हो जाएगा। फिर 4 के साथ देखते हैं, 4 के साथ क्या क्या बन सकते हैं। 4 2 भी बन जाएगा, 4 3 भी बन जाएगा, लेकिन 4 6 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4 2। ओके, और नेक्स्ट मैंने लिख दिया 4 3। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी, यहाँ पे मैंने जो रिलेशन था, हमारा रिलेशन का नाम क्या था, ग्रेटर देन रिलेशन, और सबसे पहले मैंने लिखा है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो याद रखना है कि रिलेशन के लिए हम कैपिटल आर यहाँ पे यूज करते हैं, मैंने कैपिटल आर यूज किया है यहाँ पे। तो रिलेशन में मैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगी,
ठीक है, जिनका जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि रिलेशन ए टू बी है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगी उनका फर्स्ट मेंबर ए सेट का मेंबर होगा और जो सेकंड मेंबर है वो बी सेट का मेंबर होगा। और ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते टाइम हमने किस बात का ध्यान रखना है, हमने कौन से ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनका फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखा जो सेट ए था उसका जो फर्स्ट मेंबर था 1 था, 1 का किसी के साथ भी पेयर नहीं बन सकता था, ना 1 2 ना 1 3 ना 1 6। 2 का भी किसी के साथ नहीं बन सकता था, 2 2 2 3 2 6, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन 3 का 2 के साथ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 2। तो पहला मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखा 3 2, ठीक है। नेक्स्ट 4 का अगर मैं लेके चलूं तो 4 का 2 के साथ बन सकता है, 4 का 3 के साथ बन सकता है, तो 4 2 4 3। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका फर्स्ट मेंबर, ठीक है, जिनका जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकेंड मेंबर से ग्रेटर है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है, वो एक पर्टिकुलर रिलेशन से बंधे हुए हैं। और वो पर्टिकुलर रिलेशन क्या है कि सबका फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर से ग्रेटर है। ओके, नाउ अगर आपका रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए, अगर रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए, तो इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अब आपको वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनका फर्स्ट मेंबर बी का होगा और सेकेंड मेंबर ए का होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, बस चेक करते हैं। ठीक है, मैं इस रिलेशन को नेम दे देती हूँ R1, ठीक है, क्योंकि हम एक साथ अगर हम 2 3 एक साथ रिलेशन लिखते हैं तो R1 R2 R3 करके हम लिख सकते हैं, और रिलेशन के लिए वैसे हम कैपिटल R यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं R2 के नाम से रिलेशन लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। तो अब मैं जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगी उनका फर्स्ट मेंबर बी का होगा और सेकेंड मेंबर ए का होगा, बट रिलेशन का नाम मैंने वही लिया है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर से ग्रेटर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ध्यान रखना है क्योंकि बी टू ए है तो बी से शुरू करेंगे। 2 का किसके साथ पेयर बन सकता है, 1 के साथ बन सकता है क्योंकि 2 1 से बड़ा है, बट 2 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 3 के साथ नहीं बनेगा, 2 के 4 के साथ नहीं बनेगा। तो एक ही पेयर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1। तो आई विल राइट हियर 2 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम 3 का देखें तो 3 का 3 1 हो सकता है और 3 2 हो सकता है। ओके, तो 3 1 3 2। तो नेक्स्ट आई विल राइट हियर 3 1 3 2। ओके, नेक्स्ट अगर हम 6 के साथ देखें तो 6 का 6 1 6 2 6 3 6 4 सारे पॉसिबल है, तो सभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4। तो आई विल राइट हियर 6 1। ओके, एंड आई एम राइटिंग, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं 6 1 6 2, ओके 6 3 एंड 6 4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने रिलेशन अभी डिफाइन किया डेट इज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, रिलेशन है हमारा ग्रेटर देन, बट यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे अब उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो बी का है। अगर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए है तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे उनका फर्स्ट मेंबर बी का होगा। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे उनका फर्स्ट मेंबर ए का होगा। और कंडीशन हमने वही ध्यान में रखी कि जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकेंड मेंबर से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास देखिए कितने पेयर्स बन गए, यहाँ पे 7 बन गए अगर आपने बी टू ए रिलेशन में, और ए टू बी रिलेशन में आपके पास 3 जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ए टू बी में आपने ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आप लेंगे उनका फर्स्ट मेंबर ए सेट का होगा, सेकेंड मेंबर बी का होगा। ठीक है, और जो भी आपका रिलेशन होगा वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। कंडीशन हमारी जो भी होती है, ठीक है, रिलेशन हमारा ग्रेटर देन है, तो जो भी रिलेशन होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर पे एप्लीकेबल होता है। तो ग्रेटर देन है तो फर्स्ट मेंबर पे अप्लाई होगा, मतलब जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से ग्रेटर होगा। ऐसे बी टू ए में भी जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से ग्रेटर होगा। चलिए इसी में भी और एग्जांपल्स करते हैं। तो ये भी हमने रिलेशन किया, ग्रेटर देन का रिलेशन किया। ऐसे हमारे पास जो रिलेशन है वो लेस देन का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिलेशन करते हैं लेस देन। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लेती हूँ लेस देन, ठीक है, सपोज मेरे पास रिलेशन है लेस देन का रिलेशन है, तो लेस देन में क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, रिलेशन हमारा है लेस देन, ठीक है, मैं इसको भी रब कर रही हूँ यहाँ पे, तो कुछ और एग्जांपल्स करेंगे अभी। लेस देन हमारे पास रिलेशन है, तो देखते हैं कि लेस देन रिलेशन में कौन कौन से
ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ही लेके चलते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। आर इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने इसको R1 लिख दिया है और जो नीचे रिलेशन है उसको मैं नंबरिंग दे देती हूँ R2, ठीक है, R1 R2। चलिए, तो रिलेशन इज लेस देन। अब लेस देन रिलेशन है ए टू बी, अभी मैं ए टू बी की बात करूंगी क्योंकि बी टू ए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ए टू बी, तो अभी हम वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे कि जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से लेस होना चाहिए। अब आपका वो लेस होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से पेयर्स यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे लेस के कंडीशन में। 1 2, नेक्स्ट क्या हो सकता है 1 3, ओके 1 6। आप देख सकते हैं जो 1 है 2 से भी लेस है, 1 3 से भी, 1 6 से भी। सेम 2 के साथ लेके चलेंगे कंडीशन, तो 2 2 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो इक्वल हो गए, ठीक है। तो क्या लेके चलेंगे 2 2 3, 2 3 ले सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट 2 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से लेस होना चाहिए, ओके। तो 2 3 2 6। सिमिलरली 3 के साथ अगर लेके चलें तो 3 2 नहीं लिख सकते, 3 3 नहीं, 3 6 3 6, ठीक है। ऐसे 4 के साथ लेके चलेंगे तो 4 2 नहीं लिख सकते, 4 3 नहीं, 4 6। तो आप देख सकते हैं कि मैं रिलेशन को ध्यान में रख के मैं पेयर्स सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो सभी पेयर्स ले लिया जिनका फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस है, बिकॉज रिलेशन का नाम क्या था लेस देन। पहले हमने रिलेशन किया था ग्रेटर देन, अब हमारा रिलेशन हो गया लेस देन, ओके। तो अब लेस देन में लेस देन के हिसाब से हम ऑर्डर्ड पेयर्स चूज करेंगे। जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर से लेस होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से पेयर्स आ गए आपके पास, आप देख सकते हैं कि सभी ऑर्डर्ड पेयर्स सेम कंडीशन से बंधे हुए हैं, सेम रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, जिन सभी में फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस है, ठीक है। तो 1 2 1 3 1 6, नेक्स्ट 2 3 2 6, नेक्स्ट 3 6, नेक्स्ट 4 6। चलिए, इसी तरह स्टूडेंट्स हम और भी कोई रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर सो मैनी रिलेशनशिप, आप बहुत सारे रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लेस देन की जगह यहाँ पे मैं इक्वल रिलेशन भी ले सकती हूँ, इक्वल, ठीक है। तो अगर मैंने इक्वल रिलेशन ले लिया तो इक्वल मीन्स इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे जिनका फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर के इक्वल होगा, ठीक है। तो लेट अस सी इसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं आपके पास अगर आप इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थर्ड रिलेशन R3 इक्वल। तो स्टूडेंट्स इक्वल में कौन कौन से पेयर्स बनेंगे, आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनका फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर के इक्वल है। तो 2 2 और 3 3, देयर आर ओनली 2 पेयर्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 2 एंड 3 3। तो देयर आर ओनली 2 पेयर्स, दैट इज 2 2 एंड 3 3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको 3 रिलेशंस के मैंने आपको एग्जांपल दिए। पहले हमने ग्रेटर देन का किया, ये जो अभी किया था हमने ग्रेटर देन का किया था फ्रॉम ए टू बी, ये हमने लेस देन का किया फ्रॉम ए टू बी, और ये हमने इक्वल टू का किया फ्रॉम ए टू बी। और भी बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखेंगे ध्यान से। आपका जो सेट ए है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और जो बी सेट है उसमें है 2 3 6। तो स्टूडेंट यू कैन सी अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे इन दोनों सेट्स के, तो इसमें आपके पास टोटल आप देख सकते हैं, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में टोटल 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 12 एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं। वही जैसे मैं आपको बताया था लिखेंगे 1 2 1 3 1 6। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आपके पास 2 सेट से ए एंड बी और ए क्रॉस बी आपके सामने है, और अभी हमने कुछ रिलेशनशिप्स फ्रॉम ए टू बी डिफाइन करे हमने, ठीक है। तो अगर आप हर एक रिलेशन को ध्यान से देखें, ठीक है, अभी 3 रिलेशन आपके सामने हैं, अगर आप इन 3 के 3 रिलेशंस को ध्यान से देखें तो 3 के 3 रिलेशनशिप ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका रिलेशन R1 है उसके जो सभी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स ए क्रॉस बी में हैं, सभी मेंबर्स ए क्रॉस बी में हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली R2 में जो मेंबर्स हैं, जो 3 मेंबर्स हैं, वो सभी मेंबर्स आपके ए क्रॉस बी में हैं, बिल्कुल। और जो R3 है उसके मेंबर्स भी सभी ए क्रॉस बी में हैं। इट मीन्स ये तीनों के तीनों रिलेशन किसके सबसेट हैं, ए क्रॉस बी के। इट मीन्स आपने जो रिलेशनशिप्स, आपने जो रिलेशन जो आपने डिफाइन किए फ्रॉम ए टू बी, जितने भी आपने लिखे, उन सभी रिलेशंस के जो मेंबर्स हैं वो ए क्रॉस बी में हैं। इट मीन्स ये तीनों रिलेशंस R1 R2 R3 ऑल दीज रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन्स
अगर आप कोई भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखोगे तो वो रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। और अगर आप कोई भी रिलेशन लिखोगे फ्रॉम बी टू ए तो वो किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का। तो यहां से हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, एंड दैट रिजल्ट इज इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then any subset of A cross B is called relation from A to B. Okay? A cross B का कोई भी अगर सबसेट होगा तो वो क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम A to B, एंड एनी सबसेट ऑफ B क्रॉस A इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम B to A. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी सबसेट्स, कोई भी आप सबसेट ले लीजिए। अभी मैंने आपको दिखाया है, एग्जांपल से भी दिखाया है, मैंने 3 रिलेशन डिफाइन किए थे फ्रॉम A to B, और वो तीनों के तीनों रिलेशन A क्रॉस B के सबसेट हैं। इट मीन्स A क्रॉस B का हर एक सबसेट होगा रिलेशन फ्रॉम A to B, और सिमिलरली B क्रॉस A का जो हर एक सबसेट है वो होगा रिलेशन फ्रॉम B to A. ओके, राइट स्टूडेंट्स? चलिए, लेट अस मूव फर्दर नाउ. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन से रिलेटेड है, डेट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन. ठीक है, किसी भी रिलेशन की जो डोमेन है और रेंज है वो क्या होती है. तो इट्स वेरी सिंपल. सपोज आपके पास एक रिलेशन है और रिलेशन में आपके पास मेंबर्स हैं. मैं आपको जस्ट वैसे एक रिलेशन के कुछ मेंबर्स यहाँ पे लिख देती हूँ. सपोज 1 2 1 3 2 3. ठीक है, सपोज आपके पास एक रिलेशन है और मैंने यहाँ पे 3 मेंबर्स इसके लिख दिए हैं. ये कोई रिलेशन है. ठीक है, रिलेशन आपको लिखना आ ही गया है. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज की. तो डोमेन क्या होती है, किसी भी रिलेशन में जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट मेंबर्स का जो सेट है, डेट इज फर्स्ट मेंबर्स, डेट इज 1 2, जिसमें 2 ही मेंबर आएंगे 1 एंड 2. तो उस रिलेशन की जो डोमेन है वो बन जाएगी आपके पास, दिस इज अ सेट ऑफ मेंबर्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर, डेट इज 1 and 2 ओनली. तो ये इसकी डोमेन हो गई. नेक्स्ट वी कम टू रेंज. सिमिलरली रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल सेकेंड मेंबर्स, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर. तो सेकेंड मेंबर्स कौन कौन सा आपके पास, 2 3 3, 2 और 3. तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल. डोमेन और रेंज लिखना बहुत इजी है. आपके पास रिलेशन है, बस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट मेंबर्स का जो सेट है वो डोमेन होगी, और जो सेकेंड मेंबर्स का सेट है वो क्या होगी, रेंज. ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिलेशंस. नंबर ऑफ रिलेशंस. चलिए, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं. आपके पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रिलेशंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे बन के आ सकते हैं. मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से कराऊंगी ये टॉपिक, कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, सपोज 1 2, एंड एक सेट बी है आपके पास 3 4. ठीक है, तो सेट ए में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल. ए टू बी सेट तक आपके पास कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं. ओके, तो हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल. ओके, तो ए टू बी आप कितने रिलेशंस आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास सेट ए 1 2 है और बी सेट है आपके पास 3 4. चलिए, तो स्टूडेंट कैसे होगा ये क्वेश्चन. सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं आपके पास. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास हैं 2. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A is equal to 2. okay, and number of elements in B is equal to 2. A में भी number of elements 2 है और B में भी number of elements 2 है. और वो आपको पूछ रहे हैं कि how many relations from A to B are possible. तो अभी मैंने आपको बताया कि every subset of A cross B, every subset of A cross B is relation from A to B. ठीक है, ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो इसके मतलब हमने अब यहाँ पे क्या बताना है कि कितने रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी. तो ए टू बी रिलेशन उतने ही होंगे. ठीक है, ए टू बी रिलेशन उतने ही होंगे जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे. तो यहाँ पे हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे. जितने ए क्रॉस बी के मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे फ्रॉम ए टू बी. चलिए देखते हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है.
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? 2 इंटू 2 4। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे? हाँ जी, हमने +1 में एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, याद कीजिए कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो, इफ इन ए सेट देयर आर n एलिमेंट्स, अगर n एलिमेंट्स हो तो उसके कितने सबसेट्स होते हैं? 2 रेज टू पावर n। तो उसके सबसेट्स होते हैं 2 रेज टू पावर n। तो ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? 4। तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो गए? 2 रेज टू पावर 4। जो कि एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स होते हैं 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए। वो कैसे बने आपको समझ में आ गए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे हमारे पास? ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएंगे 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 ये हो गए 16। ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 ये हो गए आपके पास 16। तो ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट्स हो गए आपके पास? 16। इट मीन्स ए क्रॉस बी के टोटल पॉसिबल कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 16। इट मीन्स हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल? 16। तो ए टू बी आपके पास टोटल पॉसिबल रिलेशन भी कितने होंगे? 16 होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं वही हमारे होते हैं रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी के टोटल पॉसिबल सबसेट्स हैं 16। इट मीन्स देयर विल बी टोटल 16 relations from A to B. So students, it was all about introduction of relations. Relation क्या है? ठीक है, कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म्स मैंने आज आपको बताई। ठीक है, ये सारी अभी आज आप स्टडी करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।